बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 14 नवंबर बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इमरान खान की नैब तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त पर बहुत अहम समाअत हुई है। आज बिलाखिर अदालत इस नतीजे पर पहुंच गई है कि इन नैब तरमीम को अगर कायम रखा जाता है तो नैब तरमीम से ट्रायल इतना मुश्किल बना दिया गया है कि करप्शन साबित ही नहीं हो सकती। ये बात आज सुप्रीम कोर्ट ने खुद तस्लीम कर ली है। आज का जो अहम डिटेल्स हैं और अल्टीमेटली जो केस है अब वो निकलता जा रहा है वफाकी हुकूमत के हाथ से। ख्वाजा हारिस साहब के बारे में आज चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने कहा है कि आप हर वीकेंड पर एक ऐसा पॉइंट लेकर आते हैं कि जिसके बाद फिर ऐसे लगता है कि केस अब जो नैब तरमीम का है उसके हक में बन गया है। बहरहाल अहम तफसीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ, सदारती रेफरेंस रेकोडिक रेफरेंस का जो रेकोडिक सदारती रेफरेंस है उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में समाअत हुई। चूँकि वो बहुत अहम केस है और अब हमारे लिए बतौर पाकिस्तानी बहुत अहम मुआहदा है। इमरान खान के दौर में ये बड़ी डेवलपमेंट हुई थी और इमरान खान के दौर में ही जो अरबों डॉलर का जुर्माना था, जो इफ्तिखार चौधरी की जजमेंट की वजह से वो मुआहदा टूटा, उस बुनियाद पर जो इंटरनेशनल इदारे हैं और अदालतें हैं उन्होंने हमारे ऊपर अरबों डॉलर का जुर्माना आयद कर दिया था। अब उस कंपनी के साथ इमरान खान ने बारगेनिंग करके दोबारा मुआहदा किया। पहला मुआहदा था कि पाकिस्तान के हिस्से में 25% आएगा, 75% वो कंपनी खा जाएगी। अब इमरान खान ने 50% पाकिस्तान का और 50% जो उस कंपनी का जो वहाँ से सोना निकालेंगे। इस पर जो रेकोर्डिक मुआहदा था, जो भी मादनियात है वो निकाली जाएंगी, तो उस पर इमरान खान ने ये मुआहदा किया और साथ उस कंपनी को राज़ी किया कि वो जुर्माना भी हमें माफ़ करेंगे और फिर उसके बाद हमारा ये मुआहदा आगे चलेगा। ये अहम केस था। इस पर फिर क्योंकि उस कंपनी की जानिब से कहा गया था कि आपकी तो कोई भी हाई कोर्ट है वो हमें कल रोक दे और वो हमारे खिलाफ स्टे ऑर्डर जारी कर दे, तो हम इतने अरबों डॉलर इन्वेस्ट करके हमारे हाथ क्या आएगा, पहले भी तो आपकी अदालत ने ये सारा कुछ किया। तो उस पर फिर उस मुआहदे में लिखा गया था कि जहाँ कानून साजी की ज़रूरत होगी वहाँ कानून साजी होगी, जहाँ पर अदालतों की जानिब से आपको वजाहत चाहिए होगी अदालतें भी देंगी, ताकि तमाम लोग इस मुल्क का भला चाहते हैं, किसी के पास अरबों डॉलर नहीं है आपको जुर्माना देने के लिए। और जब हमारी बारगेनिंग अच्छे तरीके से और अच्छा एग्रीमेंट हो गया है और जो जरदारी नवाज शरीफ के दौर का जो एग्रीमेंट था उससे जो 100% अच्छा एग्रीमेंट हो गया है और वो जो हमारा जुर्माना है वो भी माफ़ करने को तैयार है, इस वजह से ये मुआहदा किया गया था और सदारती रेफरेंस पर ये इम्पोर्टेड रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ। और उसके बाद तो वो कंपनी वैसे पीछे हट गई। उन्होंने कहा इनके साथ जो खुद जिनके ऊपर करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के केसेज हैं, उन्होंने कहा जी पहले आप सुप्रीम कोर्ट से हमें गारंटी लेकर दें और सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में ज़ामिन बनाएं, फिर हम आपकी बात सुनेंगे। फिर शहबाज शरीफ ने सदर पाकिस्तान के जरिए रेकोडिक का ये सदारती रेफरेंस दायर किया, जिस पर आज समाअत हुई। लार्जर बेंच ने समाअत की और एडिशनल अटारनी जनरल ने रेकोडिक मनसूबे से मुजवजा कानून साजी से मुतल्लिक दलाइल दिए। एडिशनल अटारनी जनरल आमिर रहमान ने कहा कि मादनियात एक्ट 1948 पर ड्राफ्ट बलूचिस्तान असम्बली से मंजूर होना बाकी है। बलूचिस्तान हुकूमत और हिज़्ब इख्तलाफ ने मुतफ़िका तौर पर रेकोडिक से मुतल्लिक कानून साजी पर करारदाद मंजूर की है। एडिशनल अटारनी जनरल ने कहा कि रेकोडिक मनसूबे में करप्शन का कोई इम्कान नहीं है। रेकोडिक मनसूबे में मुआहदे और बातचीत खुलेआम और शफाफियत से हो रही है। जस्टिस मुनीब ने कहा कि रेकोडिक मुआहदे के लिए की गई कानूनी तरमीम पर हुकूमत हमें मुतमईन करे। ये वाज़ेह नहीं है कि मादनियात एक्ट 1948 वफाकी है या सूबाई। अगर मादनियात एक्ट 1948 वफाक का कानून है, इसमें सूबा कैसे तरमीम कर सकता है? कवानीन या तो सूबाई होते हैं या वफाकी होते हैं। सूबे वफाकी कवानीन को अपनाते और इनमें तरमीम करते हैं। एडिशनल अटारनी जनरल ने कहा कि हुकूमत बलूचिस्तान मादनियात एक्ट 1948 की सूबे से मुतल्लिका शिक्कों में तरमीम कर रही है। इस पर जमाल मंदोखेल साहब ने कहा कि रेकोडिक मनसूबे के लिए की जाने वाली कानून साजी का इतलाक बाकी सूबों पर भी होगा या नहीं होगा। जब हुकूमत इतनी मेहनत कर रही थी तो वफाकी कानून में भी तरमीम कर लेती। हुकूमत अदालत से इतनी मेहनत क्यों करवा रही है? चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने कहा कि हुकूमत ने रेकोडिक मुआहदा 15 दिसंबर तक करना है। इस केस को जल्द ख़त्म करना चाहते हैं ताकि राय देने के लिए वक्त मुयस्सर हो। कल से केस को सुबह 11:30 बजे हम रोज़ाना की बुनियादों पर सुनेंगे और समाअत अदालत ने कल तक मुलतवी कर दी और कल 11 बजे दोबारा इसके ऊपर समाअत होगी और अदालत इस मामले को देखना चाहती है। चूँकि जो ये इम्पोर्टेड हुकूमत है, जिनके बारे में आज पंजाब असम्बली में नून लीग के मेंबर ने कहा, सूबाई असम्बली के मेंबर ने
کہ اسپیکر صاحب ہم کیسے ان قراردادوں میں حمایت کریں جب ہماری حکومت کو یہ امپورٹڈ حکومت کہتے ہیں. تو اب امپورٹڈ حکومت تو ان کو وفاقی حکومت تو کہتا کوئی نہیں ہے، اور امپورٹڈ حکومت ہی ٹرم استعمال ہوتی ہے. اور اس امپورٹڈ حکومت پر پاکستان میں کوئی نہیں اعتماد کرنے کو تیار، اپنے ادارے نہیں اعتماد کرتے اس نام نہاد حکومت پر. سب کو پتہ ہے کہ یہ کیسے آئی ہے اور کیسے چل رہی ہے. تو کون باہر کا بندہ، کون جس کا وزیر خزانہ اسحاق ڈار جیسا آدمی ہو اور جس کے فیصلے نواز شریف جیسا مفرور لندن میں بیٹھ کے کرتا ہو، وہاں اور کیا آپ امید رکھ سکتے ہیں. بہرحال نیب قانون میں ترمیم کے حوالے سے آج سماعت ہوئی، اور چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ ہے. اعجاز الاحسن صاحب اور منصور علی شاہ صاحب، یہ 3 رکنی بینچ ہے. سماعت کی نیب ترمیم کے خلاف عمران خان کی درخواست پر عدالت عظمیٰ میں سماعت کے دوران پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے وکیل خواجہ حارث صاحب نے حالیہ نیب ترمیم کے بنیادی انسانی حقوق سے متصادم ہونے پر آج دلائل دیے. انہوں نے موقف اپنایا کہ تمام نیب کیسز احتساب عدالتوں کو بھیجے تو کئی افراد تمام الزامات سے بری ہوئے. کرپٹ افراد کے بری ہونے سے عوام کے بنیادی حقوق براہ راست متاثر ہوتے ہیں، کیونکہ وہ کرپٹ افراد پھر عوام کے مال پر ڈاکہ ڈالتے ہیں، اور عوام کی جو پراپرٹی اور ان کا مال ہے اس کی حفاظت کرنا یہ آپ کا بنیادی حق ہے. آئین پاکستان نے یہ حق دیا ہے. اس موقع پر چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال صاحب نے خواجہ حارث صاحب سے کہا کہ لگتا ہے آپ ہر ویکنڈ کے بعد کیس میں ایک نیا نقطہ نکال لیتے ہیں. تو جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے ریمارکس دیے کہ نیب ترمیم سے براہ راست بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی کیسے ہو رہی ہے؟ کیا بجٹ پیش ہونے پر ہر دوسرا شخص عدالت آ سکتا ہے کہ یہ بجٹ غلط بنایا گیا ہے؟ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ ایف بی آر کسی کو ٹیکس چھوٹ دے تو کیا یہ بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی میں آئے گا؟ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے کہا کہ قانون کا ایک بینچ مارک ہے. بہت اہم بات کی ہے عمر عطا بندیال صاحب نے کہا قانون کا ایک بینچ مارک ہے جس سے نیچے لا قانونیت ہوتی ہے. اس بات پر ہم سب آمادہ ہیں کہ احتساب کا قانون ہونا چاہیے، اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اقوام متحدہ کا انسداد کرپشن کنونشن بہت واضح ہے. کیا ہم اقوام متحدہ کنونشنز کو اپنے قوانین میں منتقل کر سکتے ہیں؟ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے ریمارکس دیے کہ اقوام متحدہ کا معذور افراد پر کنونشن آئین پاکستان کا حصہ نہیں ہے. کیا عدالت پارلیمنٹ کو عالمی کنونشنز پر قانون سازی کا حکم دینا شروع کر دے؟ اس طرح تو عالمی کنونشن ہی آئین پاکستان کہلانے لگیں گے. عدالت ایگزیکٹو کے بنائے قوانین میں تب مداخلت کرتی ہے جب وہ آئین سے متصادم ہوتے ہیں. اس موقع پر جسٹس اعجاز الاحسن صاحب نے بڑی پیاری بات کی. اعجاز الاحسن صاحب نے کہا کہ عوامی پیسے پر کرپشن ہونے سے عوام کے ہی حقوق متاثر ہوں گے. عوامی پیسے پر اگر کوئی کرپشن کرے گا، جو سرکار کے خزانے پر کوئی کرپشن کرے گا تو وہ عوام کے ہی حقوق متاثر ہوں گے، وہ کسی اور کے تو نہیں ہونے. تو یہی بنیادی حقوق ہیں کہ اگر کرپشن ہے اور کرپشن عوامی پیسے پر ہے تو یہ عوام کے حقوق متاثر ہو رہے ہیں. خواجہ حارث نے کہا کہ ایف آئی اے کے کئی کیسز بغیر کسی قانونی طریقہ کار کے نیب کو منتقل ہو گئے، اور اس طریقے سے جو معاملات ہیں وہ آگے نہیں چل پائیں گے. ہو سکتا ہے ثابت ہو ترامیم بدنیتی مخصوص افراد کے فائدے کے لیے کی گئی ہیں. جسٹس اعجاز الاحسن صاحب نے آج بڑی وضاحت سے یہ کہہ دیا ہے کہ یہ اس ساری بحث سے یہ لگ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ثابت ہو جائے جو آپ دلائل دے رہے ہیں کہ یہ جو ترامیم ہے یہ بدنیتی اور مخصوص افراد کے فائدے کے لیے کی گئی ہیں. جسٹس اعجاز الاحسن صاحب نے کہا کہ قوانین کو بین الاقوامی معیار کے مطابق ہی ہونا ہوتا ہے. دنیا کا کوئی ایسا ملک نہیں جو کرپشن کا حامی ہو. مجھے پرانے نیب قانون میں ترمیم کی کوئی ٹھوس وجہ نہیں ملی. قانون کا معیار مقرر کرنا عدالت کا کام ہے. آج جسٹس اعجاز الاحسن صاحب نے پوری جو آج کی سماعت ہے انہوں نے بڑی وضاحت کر دی، اپنا مائنڈ ڈسکلوز کر دیا. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو پورا قانون ہے اس کو کیوں ترمیم کی گئی ہے، مجھے تو کوئی ٹھوس وجہ نہیں ملی. اور کہتے ہیں قانون کا معیار مقرر کرنا کہ قانون کیسے بنانا ہے یہ عدالت کا کام ہے. یہ لیجسلیشن کہ آپ نے ہاتھ میں چھوڑ دیا تو وہ تو اپنی مرضی کرے گی. معیار مقرر کرنا، قانون سازی ان کا اختیار ہے لیکن اس کا معیار مقرر کرنا یہ عدالتوں کا کام ہے. ساتھ ہی جسٹس اعجاز الاحسن صاحب نے ریمارکس دیے کہ حضرت عمر کے زمانے میں ایک اضافی بھینس رکھنے پر بھی احتساب ہوتا تھا. جس ملک میں کرپشن ہوگی اس کا بیڑا غرق ہوگا. کرپشن کو اتنا دردناک جرم بنانا چاہیے کہ کوئی اسے کرنے کی ہمت ہی نہ کرے. ہو سکتا ہے یہی ثابت ہو کہ نیب ترامیم بدنیتی اور مخصوص افراد کو فائدہ پہنچانے کے لیے کی گئی. ساتھ جو جسٹس منصور علی شاہ صاحب تھے
उन्होंने फरमाया कि लोग आइन को सबूताज करके घरों में बैठे हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करता कि अदालत कानूनी म्यार मुकर्रर करती है। कानूनी म्यार अदालत नहीं, आइन तय करता है। अगर करप्शन पर कवानीन मौजूद ही ना हो तो अदालत कह सकती है कि बनाएं। आखिर में कानून पार्लियामेंट ने ही बनाना है। ये कैसे हो सकता है कि नैब तरमीम का लदम होने से पुराना कानून आज खुद नाफिज हो जाएगा। इमरान खान के वकील ने कहा कि मौजूदा नैब तरमीम से करप्ट मुल्जमान बरी होकर मजे से घरों में बैठे हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा यहाँ तो लोग आइन को तोड़ के घरों में मजे से बैठे हैं। वो उनका इशारा हमारे जो साबिक जर्नैल थे उनकी तरफ था कि आप कहते हैं। अच्छा, अब एक बात आपने देखी है कि जो इमरान खान बात करते हैं, ये जो एक खास तबका है, और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने भी हमारा चीफ जस्टिस बनना है, उससे पहले काजी फैज़ल साहब ने हमारा चीफ जस्टिस बनना है, तो इनके यहाँ मनी लॉन्ड्रिंग, करप्शन, ये सारी चीज़ें कोई जुर्म नहीं है। हाँ, रास्ता अगर रुक जाए वो जुर्म है, उस पर हमें अहादीस भी सुनाई जाएंगी। इमरान खान के वकील ने कहा कि जो मौजूदा नैब तरमीम से करप्ट मुल्जमान बरी होकर मजे से घरों में बैठे हैं, उस पर उन्होंने कहा कई और भी घरों में बैठे हैं। क्या नैब तरमीम से कोई साबित शुदा करप्ट मुजरिम बरी हुआ है? जस्टिस एजाज उल हसन साहब ने रिमार्क दिए कि नैब तरमीम से अब पैसे माफ करके करप्शन चार्जेस खत्म किए जा रहे हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि जब ट्रायल के बाद साबित हुआ ही नहीं कि एक शख्स करप्ट है या नहीं, तो बुनियादी हकूक कैसे मुतासर हो गए। जस्टिस एजाज उल हसन साहब ने कहा कि नैब तरमीम के बाद ट्रायल इतना मुश्किल बना दिया है कि करप्शन साबित ही नहीं हो सकती। जस्टिस एजाज उल हसन साहब जवाब दे रहे हैं जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को कि आप कहते हैं कि जी के साबित ही ना हुआ तो बुनियादी हकूक कैसे मुतासर होंगे। यहाँ अब इन नैब तरमीम के बाद तो कोई केस साबित ही नहीं हो सकता, कैसे ये साबित होगा। इसके साथ ही अदालत ने इमरान खान के वकील से कहा कि आप 17 नवंबर तक अपने दलाइल मुकम्मल कर लें। समात कल 15 नवंबर के लिए मुलतवी की है, रोजाना की बुनियाद पर समात होगी। अदालत ने कहा कि हाजारे साहब आप 17 नवंबर तक अपने दलाइल मुकम्मल करें ताकि हम बाकी जो वकला हैं उनको सुने और फिर हम इस केस को डिसाइड करें। मामलात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं और एक खास प्रेशर आपको नजर आएगा अब इस इम्पोर्टेड हुकूमत पर। नवंबर का महीना है, नवंबर में बड़े प्रेशर की भी ज़रूरत है और सारी चीज़ें आप देख सकते हैं कि कैसे चीज़ें तब्दील होती हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि चलें इसी प्रेशर में आवाम का भला हो जाए। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।